नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड में रोडवेज कर्मियों का जो वेतन है वो 5 माह से नहीं मिला है और ये मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया। इसी पर हम बात करेंगे। वेतन से वंचित अधिकारी। कोरोना काल के चलते ठप हो चुके कामों के कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि सरकारी कर्मचारियों को भी समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों का वेतन बीते 5 महीने से लटका हुआ था, जिसके बाद से हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द रोडवेज कर्मचारियों का वेतन जारी करने के निर्देश दिए, लेकिन इन सब के बावजूद भी कर्मचारियों को फरवरी माह का ही वेतन मिलेगा, जिसको लेकर तमाम कर्मचारी नाखुश हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी कर्मचारियों का समर्थन करते हुए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी के कारण उत्तराखंड रोडवेज निगम घाटे में चल रहा है, लेकिन आखिरकार 5 महीने के बाद रोडवेज कर्मचारियों को वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया। सामान्य दिनों में जहां रोडवेज कर्मचारियों को 1 या 2 महीने में वेतन दिया जाता था, कोरोना काल में ये गैप 3 से 4 महीने का हो गया। लेकिन हद तब हो गई जब इस बार 5 महीने बीत गए और अभी तक कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं हो पाया। 5 माह का वेतन हम लोगों का पेंडिंग था। अगर हम अब जून भी खत्म हो गया तो अब तो 6 महीने आप मान के चलो। तो अब जनवरी और फरवरी का, जनवरी का भी आप ये मान लो कि माननीय न्यायालय की फटकार के बाद ही मिला। और फरवरी का वेतन कल तक मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों के खाते में पहुँचेगा। इसके बाद भी अभी हम लोगों का, हम देखें तो 4 से 5 माह का वेतन अभी फिर हमारा ड्यू हो जाता है। और हम भी ये देख रहे हैं कि कब तक न्यायालय भी कब तक फटकार लगाएगा। कोई ठोस नीति जो है, कोई परिवहन नीति ऐसी इतने पिछले 20 सालों में जो है उत्तराखंड के अंदर सरकार किसी की भी रही हो, किसी ने नहीं बनाई। मामले में कर्मचारियों ने हाई कोर्ट का रुख किया तो रोडवेज कर्मचारियों के वेतन के लिए 23 करोड़ रुपए बुधवार सुबह तक जारी करने के निर्देश दिए। कर्मचारियों का वेतन न देने के मामले पर कोर्ट ने सरकार पर तल्ख टिप्पणी की और संवेदनशील होने की नसीहत दी। कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि नागरिकों को उनके मूल अधिकार के लिए आगे आना चाहिए। मुख्य सचिव द्वारा ये अवगत कराया गया कि इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया जाएगा तथा कैबिनेट के सामने लाया जाएगा, जिसके लिए 15 दिन के समय की आवश्यकता है। परंतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और कर्मचारियों के जीवन यापन की परेशानी को देखते हुए ये निवेदन किया गया माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे अतिशीघ्र जो है कैबिनेट बुलाकर इस मामले का निस्तारण करें। और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय के कई निर्णय, जिसमें विशेषतः कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य का मामला है, जो कि उत्तराखंड वर्तमान जो परिस्थिति है उसके समकक्ष है, का उल्लेख किया और कहा कि राज्य सरकारें जो है वो कस्टोडियन है और वो अपने नागरिकों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उनका संवैधानिक कर्तव्य है कि राज्य सरकार नागरिकों को प्रदत्त मूलाधिकार और जीवन के अधिकार से को सुरक्षित रखने के लिए आगे आए, उनको फाइनेंशियल एड प्रस्तुत कराएं। वही इस मामले पर सियासत गर्म आ गई है, जिसके चलते कांग्रेस ने राज्य सरकार के सवालों को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि हर मामले पर राज्य सरकार को कोर्ट की फटकार लग रही है। पिछले 5 महीने से रोडवेज कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया और मिल भी नहीं रहा है, तो सिर्फ फरवरी माह का है, जिसके चलते कर्मचारी नाखुश है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करे। कोर्ट को चिंता, वैसे तो इस राज्य के हर विषय की चिंता कोर्ट को करनी पड़ रही है, लेकिन कर्मचारियों की तनख्वाह के बारे में जो राज्य सरकार के बारे में टिप्पणी की है माननीय उच्च न्यायालय ने, अगर थोड़ी भी शर्म बाकी होती तो चुल्लू भर पानी लेते और उसमें डुबकी लगाना शुरू कर देते। डूबते तो नहीं है, बेशरम लोग हैं, लेकिन डुबकी तो लगा ही लेते। अरे आप 5-5 महीने तक राज्य के किसी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं दे रहे हो। आप इस राज्य के अंदर इससे बड़ी कोई हैरत की बात हो सकती है? मैं समझता हूं हाईकोर्ट की टिप्पणी बहुत सख्त है और राज्य की सरकार को कैबिनेट की बैठक करने को कहा है। हाईकोर्ट ने कैबिनेट की बैठक करिए, तनख्वाह दीजिए।
और सरकार अगर तनख्वाह नहीं दे पा रही है तो कैसे उनके परिवार चल रहे होंगे, कैसे उनका घर चल रहा होगा, कैसे उनका इंतजाम हो रहा होगा, ये कल्पना से बाहर है। मैं समझता हूं हाईकोर्ट की चिंताबाजी में कांग्रेस के वार का सरकार ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कोरोना काल के चलते हर वर्ग आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जिसके चलते सामान्य परिस्थितियों को बनाए रखना अपने आप में बड़ी चुनौती है और ऐसे समय में भी सरकार वतन को गंभीरता से लेते हुए संवेदनशील है। कि जो सदी की महामारी की विपत्ति है, उससे सभी देश, प्रदेश, विदेश सभी गंभीर रूप से प्रभावित हैं और ऐसी परिस्थितियों में सामान्य परंपराओं को बनाए रखना आसान काम नहीं है। रोडवेज के पहिए बिल्कुल ठप रहे हैं, काम बिल्कुल हुआ नहीं, यात्री हुए नहीं, उसके बावजूद भी सरकार प्रयास करके कर्मचारियों को वेतन की व्यवस्था कर रही है। तो निश्चित रूप से उसमें थोड़ी परेशानी तो है इस समय, लेकिन सरकार उनके लिए गंभीरतापूर्वक, संवेदनापूर्वक विचार कर रही है। 5 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। अब जाकर हाईकोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार नींद से जागी है, जिसके बाद भी रोडवेज कर्मचारियों को महज फरवरी तक का वेतन मिलने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसे ही लंबे समय तक कर्मचारियों के वेतन रुके रहे तो कर्मचारियों का परिवार कैसे चलेगा। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, टीका लगवाए हैं अब अपनी बारी, हम में से कोई एक न छूटे, सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले, न शर्माना, न घबराना, न तुम आलस करना, कोरोना महामारी को मिल साथ खत्म है करना। मत रख शंका और सभी को है तूने प्रेरित करना, देवभूमि की युवा शक्ति तुम ना हक डरना। हम युवा शक्ति है, साथ में मिलके करनी ये तैयारी, हम में से कोई एक न छूटे, सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले। कोरोना से लड़ेंगे जंग, वैक्सीनेशन करवाएंगे हम, कोरोना को है हराना, कोरोना मुक्त उत्तराखंड है बनाना। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, जहां हम बात करें उत्तराखंड के रोडवेज कर्मचारियों की, जिनका वेतन जो है वो 5 माह से रुका हुआ है, जिसके बाद अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया है और सरकार को फटकार लगाई। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। प्रभाकर उनियाल हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, सर स्वागत है आपका। साथ ही साथ MC पंत हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के, सर आपका भी स्वागत है। और अशोक चौधरी हैं, महामंत्री हैं रोडवेज कर्मचारी उत्तराखंड के, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा। प्रभाकर जी, 1 नहीं 2 नहीं 5 माह का वेतन रोक लेना कितना सही है? क्योंकि बिना वेतन के घर का गुजारा भत्ता कैसे चलेगा? हालांकि इसके पहले भी 1-2 माह का वेतन तो रोक लिया जाता था, लेकिन 5 माह का वेतन। देखिए, रोका किसी ने नहीं है। कोरोना काल में बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ाई हैं और जो रोडवेज है वो निगम है और निगम की जो संरचना है उस संरचना के अनुसार इसको नो प्रॉफिट नो लॉस यानी स्वायत्त संस्था के रूप में इसको चलना है।
अपने आप अर्जन करें और अपने आप व्यय करें। इसकी संरचना इस प्रकार की है, ये नियमित विभाग की तरह से ये नहीं चलता है, ये इसके आय और व्यय के बीच में इसके संतुलन के आधार पर ये चलता है। इस प्रकार से प्राथमिकता तो ये है कि अपने संसाधनों के आधार पर सब कुछ होता, लेकिन कोरोना काल में वो संसाधन जो है वो लाभप्रद नहीं रहे, बसें चल नहीं रही थी और जो उनके आय के साधन है, किराया है या माल भाड़ा जो है वो नहीं आने से वित्तीय संकट उनके सामने आ गया। इस कारण से कठिनाई आई है। लेकिन आप देखिए इस पूरे समय से जब से लॉकडाउन लगा है वेतन दिया गया है, कुछ कमी रह गई है, लेकिन उसको सरकार संवेदनशीलता के आधार पर उसको ठीक कर रही है। जहां पर न्यायालय में भी लोग जा रहे हैं, सब प्रकार से किसी न किसी मार्ग से सरकार का प्रयास है कि समाधान निकले और समाधान की दिशा में सरकार बढ़ रही है। अब ये इस प्रकार की जो महामारी, विश्वव्यापी महामारी है, सबको कठिनाई हुई है। दैनिक मजदूर हैं, जो दैनिक भोजन भोगी हैं, उनके सामने भूखमरी का संकट है। व्यापारी हैं, उनके सामने संकट है। मामला तो अगर कोरोना की अगर बात करें तो संकट काल तो संपूर्ण देश में था, समूचे देश में इस तरह की महामारी देखने को मिली, लेकिन 5 माह तक का वेतन रोक देना और दूसरी बात जिस तरह से आप तर्क दे रहे हैं कि निगम है, विभाग नहीं है, तो निगम के भी कर्मचारी होते हैं, वो भी सैलरी पर ही अपना जीवन जो है यापन करते हैं, तो उनकी आजीविका भी सैलरी पर ही होती है। हम अशोक चौधरी जी के पास आएंगे। अशोक जी, कितना सहमत है प्रभाकर जी के तर्क से कि ये निगम है, विभाग नहीं है, तो निगम के लोग क्या कर, उनको सैलरी के अलावा और कुछ भी कहीं से मिलता है? उसको मेरे मुंह में मत डालिए, वो अच्छा नहीं है, वो न्यायपूर्ण नहीं है। ठीक है प्रभाकर जी। अशोक जी, आपसे सवाल है महाराज, हमारी आवाज आपके पास आ रही है? ये मैंने पहले वाक्य प्रयोग किया है। ठीक है प्रभाकर जी, आपके पास आएंगे, बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपनी राय ले लेते हैं। अशोक जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। अशोक जी, आपसे सवाल है, प्रभाकर जी का तर्क है कि ये निगम है, विभाग नहीं है। देखिए, ये उनियाल जी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं भाजपा के और उनका नजरिया अपना है, लेकिन सब जानते हैं कि जो निगम है उसका स्वामित्व उत्तराखंड सरकार का है और ये जो निगम बना है ये उत्तर प्रदेश से बंटवारे के बाद बना है और इसमें सारी 100% जो स्वामित्व है वो उत्तराखंड सरकार का है। और हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने सरकार को बताया कि आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है और जो सरकार के शीर्षस्थ अधिकारी हैं उन्होंने सबने स्वीकार किया कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमें इन्हें सबको सैलरी देनी है। और उनियाल जी को ये भी बताना चाहिए कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो मंत्री हैं, सरकार ने कितना कर्जा लेके उन्हें तनख्वाह और दूसरी सुविधाएं दे रखी हैं। क्या हमारा जो स्टेट है वो फाइनेंशियल जो है आत्मनिर्भर है? अगर कर्जा लेके एक IAS अफसर को सरकार तनख्वाह दे सकती है। बिल्कुल जी, और हमारे साथ अधिवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी में हर घर, हर थाली में हो अन्न, तीरथ सरकार का ये है मिशन। इस संकल्प के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत योजनाओं को पूरा करने में जुटे हैं। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 13.95 लाख राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से प्रति यूनिट प्रति माह 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल वितरित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्ड धारकों को इस महामारी के काल में नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं एवं 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 13 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 20 किलो राशन, 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल 3 महीने मई, जून और जुलाई के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के सभी 23.66 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड 3 माह मई, जून और जुलाई के लिए वितरित की जा रही है।
प्रवासियों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में वन नेशन वन राशन योजना को क्रियान्वित किया गया है। जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें आप 1800-180-4188 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना के इस दौर में तीरथ सरकार है आपके साथ। हर घर राशन पहुंचाना, यही है तीरथ सरकार का प्रयास। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, जहां हम बात करें उत्तराखंड के रोडवेज कर्मचारियों की, जिनका जो वेतन है वो 5 माह से रुका हुआ है और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। वापस हम आएंगे, एमसी पंत हैं हमारे साथ, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के। एमसी पंत साहब, कितना उचित मानते हैं हर मामला हाईकोर्ट पहुंच रहा है और हाईकोर्ट ने निर्देशित भी किया है कि जो वेतन है वो उनको तत्काल रूप से दिया जाए, लेकिन अभी भी जो खबर आ रही कि फरवरी माह का ही वेतन मिलेगा। धन्यवाद आपका। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हमारे माननीय उनियाल साहब यहाँ बैठे हैं और विशेषतः इस समस्या को केवल कोरोना काल से लेके कहा गया है, जो कि वास्तव में उचित नहीं है, क्योंकि ये पीआईएल जो फाइल हुई है ये 2019 में फाइल हुई थी। ये 2019 में फाइल हुई थी और जिस समय कर्मचारियों का वेतन रुका गया था। और हिल लॉस का जो पैसा है, आपको ये बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि हिल लॉस का जो पैसा है वो सरकार का एक प्रॉमिस है, 2017 का गवर्नमेंट ऑर्डर है, जिसमें ये कहा गया है कि जैसे जो पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण जो रोडवेज अपनी बसें वो किराया नहीं ले सकती, तो वहां पे जो कंपनसेट करती है गवर्नमेंट करती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है और कल्याणकारी योजनाएं इससे पहले भी चलती थी। इवन जब केदारनाथ की आपदा आई या और कन्या आपदा आई है, इनमें जो है रोडवेज की बसें जहाँ इलेक्शन ड्यूटी है, ये सब का पैसा जो है रोडवेज को नहीं मिलने से क्या हुआ कि उनका वेतन नहीं आ पाता था, जो पैसा जो रोडवेज को देना चाहिए था। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे उनियाल साहब ने ये कहा कि ये निगम जो है, निगम है ये, निगम को आपने व्यवसायिक तौर पे कार्यरत करने की अनुमति दी नहीं गई, क्योंकि सारा का सारा जो सरकार का नियंत्रण अपना आप रखना चाहती है उसको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने दिया जाता। दूसरा सबसे मुख्य मुद्दा यह है कि जो हम हाईकोर्ट में गए थे 2019 में, वो क्यों गए थे? हम दोनों, कोई भी चाहे सरकार रही हो, इन सरकारों के अंदर किसी ने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। एक बंटवारा केंद्र सरकार ने 28/10/2003 को ये कर दिया था कि जो परिसंपत्तियां उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में हैं, उसका 13.33% का जो आपका शेयर है वो उत्तराखंड को मिलेगा। वो जो शेयर है जिसमें लखनऊ की टेढ़ी कोठी की जमीन, कानपुर की वर्कशॉप की जमीन, अजमेरीगढ़ बस अड्डा, ये 3 मिला के लगभग 50,000 करोड़ से ऊपर की जमीनें हैं, जिसका अगर 13.33% लगे तो लगभग 800 करोड़ के आसपास आता है। आप ये देखिए, आज की तारीख में तो ट्रिपल इंजन सरकार है, इससे पहले सरकारें रही। हमारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ने, मुझे लगता है, मैं सबसे बड़ा जो इसके अंदर वो मानता हूँ कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लोग, हमारे जो राजनेता हैं, जो मंत्री परिषद हैं, उनको जो है सही दिशा नहीं देते हैं, सही जानकारी नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये अक्षमता है कि आज हम लोग, अगर ये जो हमारा जो 800 करोड़ जो अब हो गया है, 450 करोड़ से ज्यादा का पैसा उत्तराखंड परिवहन निगम ने यूपी से जब अलग होने के बाद उन लोगों को, कर्मचारियों को दिया जो यहाँ पे रिटायर हुए। उसके कारण जो हम लोगों को ये सब्सिडेंटली लॉस हो रहा है, जिसके वजह से पैसा नहीं मिला और अभी भी इतने लोगों को ग्रेच्युटी नहीं मिली। ये सारे मुद्दे हैं, ये एक दिन का जनरेट नहीं है। और यही समझ लीजिए कि 2019 के बाद, जिस समय दीपावली से पैसा नहीं मिला था, उस समय भी जो तत्कालीन परिवहन सचिव थे उनको कोर्ट ने बुलाया, तब उनके एश्योरेंस से दिया। बार बार हो ये रहा है। पिछले साल कोरोना काल में जब कोर्ट बुला रही है तब 1-1, 2-2 महीने की सैलरी रिलीज हो रही है, और अब जो है न्यायालय ने जरा जो सख्ती दिखाई है, जिसकी वजह से कल का जो आदेश हुआ, जिसमें स्वयं मुख्य सचिव को भी ये कहना पड़ा, ये सारे चीजें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो है, जो हमारे यहाँ के जो वित्त सचिव है और ये लोग हैं। लेकिन सवाल एमसी पंत साहब ये है कि संज्ञान भी लिया कोर्ट ने, फटकार भी लगाई, लेकिन फिर भी जो 5 माह का वेतन, उनमें सिर्फ
फरवरी माह का वेतन देने की बात कही जा रही है। ये तो मैंने आपसे बताया ना कि कोरोना काल के दौरान जब आप कहते हैं कि बसों के ऑपरेशन नहीं चलेंगे, दूसरी तरफ जो है यहाँ पे डग्गा मारी से जो है बसें ऑनलाइन बुक हो जा रही है मेक माई ट्रिप से। इस तरफ हमारे नीति निर्धारकों का कोई किसी का संज्ञान नहीं है। हमें बस चलाने की अनुमति नहीं है और जिसकी वजह से हम लोग अपना अप्लाई नहीं कर पा रहे। 5 माह का वेतन, नॉट 5 माह का वेतन, आप ये समझिए कि कितना बड़ा एक तरह से छल हो रहा है कानून उसके साथ। क्यों? जो एक ESI का पैसा है कर्मचारी का और EPF का पैसा जो उनके वेतन से काट के रोडवेज ने रख लिया, वो तक नहीं जमा हुआ। आज की तारीख में 25 या 26 कर्मचारी ऐसे थे जिनकी डेथ हो चुकी है, इलाज के अभाव में उनकी जी हाँ, हर मामला अब हाईकोर्ट जाएगा और हाईकोर्ट जब फटकार लगाएगा तभी सरकार जो है जागेगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड मरीजों के बायोमेडिकल वेस्ट यानी मरीज द्वारा इस्तेमाल किए गए मास्क, ग्लव्स, टिश्यू पेपर, रुई, ड्रेसिंग जिस पर मरीज का खून लगा हो या फिर मरीज के संपर्क में आई कोई भी चीज जिसे फेंका जाना हो का निपटान सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। ये कई लोगों को कोविड की चपेट में आने से बचा सकता है। मरीज के बायोमेडिकल वेस्ट को या तो होम आइसोलेशन किट में दिए गए पीले बैग में डालकर अथवा दोहरे बैग में डालकर उस पर लेबल लगाकर नगर पालिका या फिर नगर निगम की कूड़ा गाड़ी में ही दे। डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनकर मरीज के बर्तन डिटर्जेंट से धोकर और कपड़े, चादर, तौलिए आदि 60 से 90 डिग्री गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोकर धूप में सुखाएं। कोविड मरीज की देखभाल करने वाले के बायोमेडिकल वेस्ट को भी अखबार में लपेटकर 72 घंटे तक रखने के बाद नष्ट करके ही घरेलू वेस्ट के साथ निपटाना चाहिए। कोविड-19 से देश को बचाना है हम सबकी जिम्मेदारी। कोरोना को फैलने से रोकने की है उत्तराखंड सरकार की पूरी तैयारी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, जहां बात करें उत्तराखंड के जो रोडवेज कर्मचारी हैं उनका जो वेतन है वो 5 माह से नहीं मिला। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। वापस हम आएंगे प्रभाकर जी के पास, बीजेपी प्रवक्ता हैं। प्रभाकर जी, सवाल आपसे है कि हर बार जो मामला हाईकोर्ट पहुंचेगा और हाईकोर्ट जब फटकार लगाएगा तभी सरकार जागेगी। मेरी बात शायद ब्रेक के दौरान अधूरी रह गई। जी प्रभाकर जी, सवाल ये है कि हाईकोर्ट जब मामले का संज्ञान लेगा, कोर्ट जब फटकार लगाएगा तभी सरकार नींद से जागेगी। देखिए, सभी व्यवस्था के अंग हैं। कई बार न्याय नहीं हो पाता, सरकार की मजबूरियां होती हैं, सरकार के सामने बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। उस परिस्थितियों के बीच में से सरकार को निर्णय लेने होते हैं, रास्ता निकालना पड़ता है। कई बार नहीं हो जाता तो असंतुष्ट पक्ष न्यायालय की शरण में जाते हैं। न्यायालय जो भी अपना जो विवेकाधिकार है, न्यायालय की जो अपना निर्णय लेने की पद्धति है उसके अनुसार उस पर निर्णय होता है। ये प्रजातंत्र में होता रहता है। कोई इसी मामले में केवल न्यायालय में गए या हर मामले में न्यायालय में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारी बातें क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी पैदा हुई हैं कोरोना काल के दौरान, इसलिए ये मामले थोड़ा सा अधिक दिखाई दे रहे हैं। आपने निगम की बात करी, निगम और विभाग अगर अलग उसको हटा दें तो स्वामित्व तो सरकार के पास है ना। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई कर्मचारी उसको वेतन नहीं मिला, उसकी रोजी रोटी जो है उसका खर्चा कैसे चलेगा। 1 माह 2 माह की बात अलग है, 5 माह का वेतन रोक लेना कितना वाजिब है। परिस्थिति से ऊपर सरकार नहीं, सरकार को भी परिस्थितियां, बाध्यकारी परिस्थितियों में सरकार को काम करना पड़ता है मजबूरी में। अब कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी है, सारे उद्योग धंधे बंद हैं, सारी गतिविधियां बंद हैं, व्यापार बंद हैं, उद्योग बंद हैं, यात्रा का काम बंद है, बहुत सारे काम है, तो सभी तनाव है। उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, सरकार का पैसा नहीं आ रहा है, GST नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे तनाव। लेकिन जो कर्मचारी वो तो वेतन पर निर्भर है ना सर,
तो आप अगर पूरी तनख्वाह नहीं दे सकते हैं तो कुछ तो उनको दे सकते हैं। ईसीएस जो उनका है वो भी नहीं जमा किया जा रहा। हाँ, अशोक जी के पास आएंगे। अशोक जी, हाँ, कितना वाजिब मानते हैं कि तर्क इनका है कि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, हम क्या करें? कहना ये है कि जरूर ये बात तो उनियाल जी की ठीक है कि जो स्टेट हैं वो भी वित्तीय समस्याओं से घिरे हैं, हमारी केंद्र सरकार भी वित्तीय समस्याओं से घिरी है, लेकिन सरकार को अपनी प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। जिन लोगों ने कोविड काल में बसें चलाई और जो अल्प वेतन भोगी लोग हैं, जिनके यहाँ खाने की भी 5 महीने तक किसी को वेतन नहीं मिलेगा, जिसकी तनख्वाह कुल 8-10 हजार रुपए होगी, तो आप कल्पना करिए कि वो अपने परिवार का सर्वाइवल कैसे करेगा। तो सरकार, हमारा कहना यह है कि सरकार को प्राथमिकता रखनी चाहिए थी रोडवेज के कर्मचारियों के लिए। ये जो उनियाल जी कह रहे हैं कि भाई कई चीजें होती हैं, बिल्कुल कई चीजें होती हैं, बहुत सारी सरकार का बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है, लेकिन सरकार ने प्राथमिकता नहीं दी परिवहन निगम के कर्मचारियों को, ये गलत बात है। हमने, हमारे कर्मचारियों ने, चाहे दूसरे स्टेट से हमारे जो प्रदेश के लोग वहां फंसे हुए थे उन्हें लाना हो, हमने कोरोना काल में अपनी जान का रिस्क लेके गाड़ियां चलाई, लेकिन हमारे 25 लोगों की ज्यादा की, अभी 25 की फिगर मेरे पास है, लेकिन उससे ज्यादा की डेथ हुई है हमारी कोरोना से, और उन्हें भी कोई सहायता नहीं मिल पाई। तो मतलब ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम जुलाई 2019 से, जैसे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जी पंत जी हैं, सम्मानित हैं हमारे, इन्होंने जैसे बताया, तो ये कोई कोविड से ही जुड़ा हुआ इशू नहीं है। ये पहले भी सरकार ने और खास तौर से ब्यूरोक्रेट्स ने हल करने की कोशिश नहीं करी और सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तभी तो हमें न्यायालय जाना पड़ा। हमने जब आंदोलन का नोटिस दिया तो उल्टे एस्मा लगा दी सरकार ने। उसी एस्मा को चैलेंज करने के लिए तो हम जुलाई 2019 में गए हाई कोर्ट। नहीं तो अगर सरकार हमारी बात सुनती, जैसे कि लोकतंत्र में व्यवस्था है, और समझती इस बात को कि ये सबसे पीड़ित वर्ग है और इन्होंने कोरोना पीरियड में बहुत जान की बाजी लगा के काम किया है, तो तनख्वाह जिस तरह से दूसरी वित्तीय संसाधनों से या लोन लेके या जिस तरह से भी, वो सरकार का सिस्टम है कि पैसे की व्यवस्था कैसे करती है सरकार, लेकिन हमें प्राथमिकता में रखना चाहिए था सरकार को। सरकार से भूल ये हुई है। एमसी पंत साहब, आप भी हमसे जुड़े हुए हैं। एमसी पंत जी, आपसे सवाल ये है कि ब्यूरोक्रेट जो है, ब्यूरोक्रेसी एक बड़ी समस्या है। जो अधिकारी हैं वो, उनको तो तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन जो नीचे कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाह कम है, उनको समस्या होती है। बिल्कुल, ये सरकार को देखना है। देखो हमारे जो, ठीक है अशोक जी, आपके पास आएंगे। एमसी पंत साहब से हमारा सवाल है। एमसी पंत साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? सर, आपसे सवाल है कि ब्यूरोक्रेसी एक बड़ी समस्या है। जो अधिकारी बैठे हैं वो उनकी सुनवाई नहीं करते जो कर्मचारी हैं, कि ताकि उनको तनख्वाह मिल सके। मैं आज जो है आपका धन्यवाद करता हूं, और माननीय उनियाल साहब हमारे हैं जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, मुझे आशा है ये बात जो है वो जरूर पहुंचाएंगे अपने मंच पे। देखिए, सवाल ये है, कोई भी चीज समस्या का जनक कहाँ होता है कि जहां पर आप संवाद की स्थिति खत्म कर देते हैं। आपको ये बता रहा हूँ कि रोडवेज में विशेष रूप से है कि अगर कोई, पहली बात तो जो एमडी आते हैं यहाँ, वो कोई कार्यकाल के, किसी का कार्यकाल सुनिश्चित नहीं है। जब तक वो बेचारा आके कार्य समझता है तब तक उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। और सबसे बड़ा उदाहरण अभी रिसेंटली हुआ हाई कोर्ट में, डॉक्टर चौहान, आशीष चौहान जो है एमडी थे, उनको बुलाया हाई कोर्ट ने। उन्होंने एक कार्य योजना, उन्होंने ये कहा कि साहब हमको जो है मुख्यमंत्री जी ने जो उनके निधि से जो पैसा देना था वो नहीं मिला। ये स्टेटमेंट उनका कोर्ट में रिकॉर्ड किया गया और उसी टाइम पे 1 घंटे के बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे आगे। एमडी को नहीं मिल रहा है, बाकी जो परिवहन सचिव और ऊपर वित्त सचिव बैठे हैं वो अपने 4-4 साल से बैठे हैं, जिसे कहना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स बात नहीं करना चाहते कर्मचारियों से। जो हम भी फ्रूटफुल कोई प्रस्ताव रखें, अगर वार्ता का संवाद आप जारी करें, ये आधी से ज्यादा समस्या का हल वैसे हो सकता है। और मैं आपसे जैसे शुरू से कह रहा हूँ, एक बार के लिए आप जरूर रखिए उनियाल साहब, और आपके चैनल के माध्यम से भी, क्या इच्छा शक्ति हमारी सरकारों में, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो भाजपा की हो, आज 21 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए। परिसंपत्तियों का बंटवारा जब केंद्र सरकार ने तय कर दिया, केंद्र सरकारों ने दोनों के बीच में तय कर दिया, तो आज तो मोदी जी की सरकार है केंद्र में, क्या उनके निर्णय को भी जो है क्या उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तराखंड की सरकार नहीं मानती? या इनके यहाँ पे हमारे के अधिकारियों के अंदर ये इच्छा शक्ति नहीं है कि वो पैसा जो हमें लेना है? और मुझे बड़ा आपके माध्यम से कहते हुए एक अफसोस हो रहा है कि जो कोर्ट ने रिवाइवल प्लान मांगा वो भी आधा अधूरा दिया गया। आपने अजमेरी गेट बस अड्डे की जमीन, जिसकी कीमत जो है, मेरे साथी जो ये चौधरी साहब बैठे हैं और इसको आप पता कर सकते हैं, जिसकी कीमत जो है करोड़ों में है, उसका हिस्सा जो हमारा 100 करोड़ से ऊपर का हिस्सा है, उसको भी लेने के लिए आप तैयार नहीं है। वो तो आपका पैसा है,
हमें हमारा ये कहना है कि आपके जो इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी, जबकि जो कि बिल्कुल इच्छा शक्ति होगी। प्रभाकर जी, सवाल यह है कि जो परिसंपत्ति है, इन्होंने यूपी की बात की, अजमेरी गेट दिल्ली की बात की, वहां पर जो परिवहन विभाग है वहां पर जो संपत्ति उत्तराखंड की है उसको लेने की कोशिश क्यों नहीं करती सरकार? अब केंद्र में बीजेपी सरकार है, केंद्र सरकार ने वायदा भी किया था और कहा था कि संपत्ति आपको बहुत जल्द दी जाएगी। एक मिनट आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जो कानपुर में जो वर्कशॉप, सेंट्रल वर्कशॉप की जमीन है जिसमें हमारा हिस्सा था, उसको जो है वहां यूपीएसआरटीसी ने कानपुर महानगर निगम को मेट्रो के लिए बेच दिया 350 करोड़ से ऊपर में। तो हमारे हिस्से को हमारे से पूछे बिना वो लोग बेच रहे हैं और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरा एक सवाल है आपके माध्यम से। आपके सवाल का जवाब प्रभाकर जी से जरूर लेंगे। प्रभाकर जी, सवाल ये है कि जो हिस्सा है परिसंपत्ति उत्तराखंड सरकार की, अब ये बता रहे हैं जैसा कि एमसीएम पंत साहब की जो जमीन है कानपुर की वर्कशॉप की, उसको आपने मेट्रो को बेच दिया और उसमें जो हिस्सेदारी थी उत्तराखंड सरकार की भी बनती थी, उसको वो पैसा नहीं दिया गया और सरकार उत्तर प्रदेश में भी आपकी है और केंद्र सरकार जो केंद्र में है वो भी सरकार आपकी, उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। देखिए, परिसंपत्तियों के जो विभाजन का मामला है वो केवल रोडवेज का नहीं है, और भी है, सिंचाई विभाग का भी है, और भी बहुत सारी संपत्तियां हैं जिनका निस्तारण होना है। और इस मामले में एक जो हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चलते हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में केवल सरकार ही नहीं होती है, जो विपक्षी दल और जो बाकी राजनीतिक दल हैं, बाकी दलों के जो जनप्रतिनिधि वो भी हैं, और हर राज्य के अपने हित होते हैं, स्थानीय आधार पर लोग सोचते हैं, इसलिए पहले झटके में बैठेंगे सब कुछ तय हो जाएगा, उसका अनुपालन हो जाएगा। जो आप जवाब दे रहे हैं, ये जवाब अगर पहले अगर उत्तर प्रदेश में किसी और की सरकार होती, दिल्ली में किसी और की सरकार होती, तब तो ये एक जायज था कि वहां पर दूसरी सरकार है वो आपकी नहीं सुनती है, लेकिन यहाँ तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, तब ये सब परेशानी क्यों हो रही है? संवाद की प्रक्रिया होनी अच्छी बात, हक मारना कितना सही है? प्रभावी संवाद की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, उसमें से समाधान निकलेगा। और कर्मचारियों के बीच में भी, जो सरकार के कर्मचारियों के अधिकारियों के बीच में संवाद की प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए, उसमें से सारे रास्ते निकलते हैं। हर एक के सामने कठिनाइयां, हर एक के सामने चुनौतियां, संवाद सब चीजों का समाधान है। और सरकार संवाद करने के लिए, संवाद, प्रभावी संवाद बनाने के लिए कृत संकल्प है। बहुत अच्छी नीयत से सरकार काम कर रही है। सरकार को संवाद स्थापित करना चाहिए, लेकिन जो अधिकारी हैं, जैसे रोडवेज कर्मचारी की बात हुई, रोडवेज विभाग में जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उन अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच संवाद नहीं होता है, जिसका बड़ा कारण ये होता है जो सामने दिख रहा है कि 5 माह का वेतन अभी तक नहीं मिल पाया है। अशोक जी, जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे श्रीमान राजीव गांधी, एक बार उन्होंने कहा केंद्र से 1 रुपया चलता है, जनता तक 19 पैसे पहुंचता है। ये जो पूरी व्यवस्था हमारी प्रजातंत्र की बनी हुई है, इसमें बहुत सारी सीढ़ियां हैं, बहुत सारे जो इसमें व्यवधान है बीच बीच में, उसकी कार्य संस्कृति इस प्रकार की है। जब तक इस थोड़ा कार्य संस्कृति में, अब वो भारतीय जनता पार्टी इस कार्य संस्कृति को बदल रही है, लेकिन थोड़ा सा समय लग रहा है बदलने में, प्रभावी हो रही है चीजें, थोड़ा सा समय लग रहा है, उसके लिए हमें भी चिंता है। ठीक है अशोक जी, आपके पास आएंगे। प्रभाकर जी का कहना है समय लग रहा है, सरकार प्रयासरत है कि उसकी कोशिश है सारी चीजें ठीक हों और लोगों को मदद मिले, कितना सहमत है? अशोक जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? मैंने सवाल सुना नहीं, आप दोबारा। अशोक जी, सवाल यह है कि जिस तरह प्रभाकर जी कह रहे हैं सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं, सरकार लगातार प्रयासरत है कि मदद की जा सके, चाहे वो रोडवेज विभाग के कर्मचारी हो, बाकी अन्य विभागों के कर्मचारी हो। नहीं, देखिए ना, हमारा कहना यह है कि बात कहां से शुरू हुई। बात हमारे बंटवारे से शुरू हुई। एक व्यवस्था केंद्र सरकार ने की कि हमें इतना बाजार मूल्य, इतनी प्रॉपर्टी का मिलेगा, है ना। हम कर्मचारी जो है बिना हमसे कोई विकल्प लिए हमें यूटीसी के हिस्से में छोड़ दिया गया, और उसका जो नई कारपोरेशन है उस पे जो रिटायर लोग हैं उनका बर्डन डाल दिया गया। ये सारी व्यवस्था, हम जब हमें सैलरी नहीं मिलेगी, हमारे रिटायर लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, तो हम कहाँ जाएंगे? हम आंदोलन का नोटिस देंगे या मांग पत्र देंगे, सरकार हमसे बात नहीं करेगी, हमसे एस्मा लगाओगी हमारे ऊपर। तो हमें न्यायालय जाना क्या आसान है? हम न्यायालय जाएंगे, वो तो सबसे लास्ट वाली पीढ़ी है। तो सरकार अगर ढंग से हमारी बात सुनती, हमारी समस्याओं का समाधान करती, तो क्या हमें न्यायालय जाने की आवश्यकता पड़ती? लेकिन अब न्यायालय में भी जो रिट दायर हुई, उसके जवाब हुए,
और वो सब हुए, वो भी सरकार के लिए कोई प्राथमिकता में नहीं है। जब अधिकारियों को तलब किया जाता है, जब उन्हें डांट डपट पड़ती है, जब न्यायालय जो है अपने एग्रेसिव रूप को दिखाता है, तब जो है जाके सरकार थोड़ी हिलती है। तो ये अच्छा एटीट्यूड नहीं है कर्मचारियों के प्रति। देखो हमारे गार्जियन है हमारी सरकार, हमारे चीफ जस्टिस ने उस दिन बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि भाई मादा खरगोश जो है अपने पंजों से अपने जो है बाल नोच के और अपने बच्चों को गर्मी देती है। तो आप गार्जियन हो, आप हमारे गार्जियन हो, आप ये तो देखिए कि जिसकी 8,000 रुपए तनख्वाह, 10,000 रुपए तनख्वाह है, उसे 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिलेगी तो उसके बच्चों को खाना नहीं मिलेगा, उसके बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी। तो आप कब मदद करोगे हमारी? अगर नहीं करोगे तो क्या करोगे? जब मर जाएगा आदमी, 25 लोग मर गए बिना, आपने ईएसआई का पैसा जमा नहीं किया, उन्हें इलाज नहीं मिला, उनकी डेथ होगी, तो क्या सरकार मतलब कुछ है ही नहीं फिर? बिल्कुल, सरकार एक गार्जियन के तौर पर है और सरकार की ही जिम्मेदारी है उनकी मदद करना। एमसी पंत जी, आपके पास आएंगे। आपने अभी कहा कि जो कानपुर का जिक्र किया यूपी का, कि वहां पर जो प्रॉपर्टी थी उसमें हिस्सेदारी थी उत्तराखंड सरकार की, लेकिन यूपी सरकार ने उसको रोडवेज को, माफ कीजिए, मेट्रो को बेच दिया। तो क्या इसके खिलाफ भी अब कोर्ट जाया जा सकता है? मामला जो है पूरा में एप्लीकेशन मांगी, और कल जैसे जब हमारे माननीय न्यायालय ने, मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जब मुख्य सचिव महोदय को कहा, और उसने कहा कि उन्होंने जब कहा कि आप क्यों नहीं इसमें पैरवी करते हैं, मतलब हमारा ये कहना बड़ा, जो काम जो है सुमोटो करना चाहिए था मुख्य सचिव महोदय को। जो सबसे बड़ी बात है कि इसके निगम के चेयरमैन भी रह चुके हैं, वो काम जब न्यायालय में जाके पेशी होने के बाद याद दिलाया जा रहा है, तो तब वो जागृत हो रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, हमारे माननीय उनियाल साहब ये कह रहे हैं कि साहब ये लोकतंत्र में करीब परिपाटियां विपक्षियों का भी है। मैं ये कह रहा हूँ माननीय महोदय आपसे कि 2003 में जब केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो शक्तियां थी उसका एक्सरसाइज करते हुए दोनों निगमों की परिसंपत्तियों का बंटवारा कर दिया, और फिर अभी जो है 2020 में जो है पुनः उसको संस्थापित कर दिया, तो क्यों उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तराखंड सरकार जो है उसको मान नहीं रही है? केंद्र सरकार जो अल्टीमेट अथॉरिटी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप उनियाल साहब अपने माध्यम से आप कम से कम ये कहिए कि भाई उत्तराखंड राज्य बना किस लिए? हम संसाधन के लिए, हम लोग अपने संसाधन के लिए आज भी यूपी के ऊपर निर्भर है। आज 21 साल हो गए, और मजे की बात मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, पिछले साल का परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ योगी जी संपत्ति का, इसका सिंचाई विभाग का। ठीक है प्रभाकर जी, अब सवाल यही है कि सरकार के जो फायदे हैं, सरकार की संपत्ति जो है वो खुद ही नहीं हासिल कर पा रही। बहुत एक बड़ा सवाल ये भी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे रोडवेज कर्मचारियों के वेतन को लेकर, जो 5 माह का जो वेतन है अभी तक रुका हुआ है। अब मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट के बाद अब जो वेतन दिया जा रहा है वो सिर्फ फरवरी माह का। हाँ, इसी बीच एक आपको सीधे लखनऊ ले चलेंगे, जहां नवनीत सहगल जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों में से ये तलाशा जा सके कि कहीं भी अगर संक्रमण है तो संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट करके उनका इलाज किया जाए और उसको आगे संक्रमण को आगे फैलने से रोका जाए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा टीम 9 की बैठक में समीक्षा की गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सभी प्रदेश के नागरिकों को ये सलाह दी है और ये अनुरोध किया है कि चूंकि देश के कई स्थानों पर जो कोरोना का डेल्टा प्लस एक नया वायरस है वो पाया गया है। अभी इस प्रकार की सूचना उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन प्रदेश में सभी नागरिकों को इस बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है। सभी आवश्यक सावधानियां रखने की आवश्यकता है। जैसा अभी ACS हेल्थ ने बताया कि मास्क का निरंतर उपयोग करें, आप हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ से बचें, अनावश्यक नहीं। अगर जाने से बचा जा सकता है तो उसे वहां पर ना जाया जाए। प्रदेश सरकार हर तरह से कदम उठा रही है और लगातार जो है ये जीनोम सीक्वेंस भी कराए जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जाए कि प्रदेश में अगर जो संक्रमण के 165 मामले भी आए हैं वो किस डेल्टा वेरिएंट के हैं, ताकि उसी के अनुसार जो है वो रणनीति बनाकर कार्रवाई किया जाए। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए 5000 सब हेल्थ सेंटर जो कि गांव में बनाए जाते हैं, इनको बनाने की भी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और ये प्रयास किया जा रहा है कि अगले 2 महीने में ये सारे ये सेंटर बनाकर इनको इन पे स्टाफ की तैनाती करके उनको जनता के लिए सुलभ बनाया जाए, ताकि गांव-गांव में जो एक
स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं हैं वो पहुंचाई जा सके। वर्तमान में लगभग 18,000 से अधिक ये संचालित हैं। लक्ष्य है लगभग 30,000 के आसपास इनको पहुंचाने का, तो 5-5 हजार करके ऐसे करके इन्हें पहुंचाया जाएगा। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग को ये भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की सभी CHC PHC का स्ट्रेंथनिंग और उनकी रंगाई पुताई और साथ साथ वहाँ स्टाफ की वह तैनाती जल्दी से जल्दी जो भी जहाँ कमी है वहाँ पर की जाए, ताकि ये जो हमारे संगठन है गांव स्तर पे ये भी तेजी से काम हो। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये भी एक नया निर्देश दिया है कि जो निराश्रित महिलाओं की जो आजीवन उनकी जो जीवन की जीविका के लिए भी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जानी चाहिए। तो आप सुन रहे थे एसीएस सूचना नवनीत सहगल को, जिनका कहना है कोरोना को लेकर सरकार सतर्क है। उस कोरोना के संबंध में जानकारी दे रहे। फिलहाल आपसे विदा लेंगे और आगे देखिए हमारा खास प्रोग्राम सुबह बोलेगा।